हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज गुरप्रीत सिंह। हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 12th की हिस्ट्री और हमने देखा किस तरह से फॉरेनर्स जो अब भारत की और इंडिया की ओर देख रहे थे। क्यों देख रहे थे? क्योंकि यहाँ की रिसोर्सेज, यहाँ की वेल्थ, यहाँ का नाम पूरी दुनिया में था। हमने देखा किस तरह से बहुत से लोग आए, हून आए, चक्रप आए और बहुत से लोग आए जिन्होंने इंडिया पर अटैक किया, इन्वेजन किया, लेकिन लंबे पीरियड तक कोई टिक नहीं पाया। लेकिन अब इस्लाम आ चुका था। इस्लाम अरब का एक सबसे खास रिलीजन, ना सिर्फ एक रिलीजन बल्कि एक आइडियोलॉजी जिसने वहां के लोगों को इंटीग्रेटेड किया था। और इस इंटीग्रेशन की बदौलत वहां के लोग अब ज्यादा स्ट्रांग हो चुके थे। उन्होंने रुख किया इंडिया का, अपने टेरिटरी को एक्सपेंड किया। इसमें अरब्स आए। अरब्स के आने के अप्रोक्सीमेट 2 सेंचुरी के बाद तक इंडिया में कोई भी नहीं आया, क्योंकि उनको इंडिया में मुंह की खानी पड़ेगी। इसके बाद आए तुर्की के लोग, टर्की जिसे अपने कहते हैं अंग्रेजी में। वहां के लोग आए। वहां के लोग बहुत खास लोग, मुगल जिसे अपने कहते हैं। मुगलों में अपने सबसे खास तो वही है बाबर, अकबर, लेकिन उससे पहले के मुगल जो आए उसमें अपने बात करेंगे गजनी की। गजनी में क्या कहानी हुई कि गजनी में एक सुल्तान बना। देखिए बच्चों, जिस तरह से रोमन एम्पायर में एम्परर थे या किंग थे, भारत में, इंडिया में राजा थे, महाराज थे, महाराजा विराज थे, उसी तरह तुर्की में सुल्तान थे। ठीक है, तुर्की के सुल्तान, उसका नाम था सुबुक्तगीन। ओके बच्चों, सुबुक्तगीन बना 977 में सुल्तान। सुल्तान बना, इसने कहा भाई अब तो अपने टेरिटरी को एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड कहां करें? ब्रिटेन की ओर। वहां तो कुछ है ही नहीं, क्या करेंगे करके। तो उन्हें दिखा इंडिया, इंडिया के रिसोर्सेज, यहाँ का अच्छा कल्चर, सब कुछ दिखा। तो उन्होंने इंडिया की ओर इन्वेजन करना शुरू कर दिया। सबसे पहला नंबर लगा, वो था एक शाही नाम की डायनेस्टी थी, उसका एक किंग था जयपाल। कुछ ज्यादा मत्थापच्ची इनको करनी नहीं पड़ी थी, उसको हरा दिया। उसके बाद लगमान और पेशावर, इन जगहों पर अब टर्किश एम्पायर आ चुका था। पेशावर वही जहां पाकिस्तान में आज से 2 साल पहले बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। इसके बाद बात करेंगे इस्माइल। इस्माइल आया, उसने गजनी पर रूल किया और उसके बाद उसका छोटा भाई या उसका पुत्र महमूद गजनवी एक सुल्तान बना। महमूद गजनवी, सब जगह इसका नाम सुनते हैं। पीके मूवी में भी आपने इसका नाम सुना था कि गजनवी आया, हमारे मंदिरों को तोड़ा। तो बाबा ने बोला था ना, उसी तरह से महमूद गजनवी अब आ चुका था। अब बच्चों, सबसे पहली बात, वो इंडिया में आया, उसने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर 17 टाइम्स अटैक किया। कौन सा? गुजरात का सोमनाथ टेम्पल। जब भी वो साउथ की ओर जाता या कभी भी इंडिया में आकर अटैक करता तो गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर अटैक करता। तो इसके क्या, इसके कॉजेज थे, क्यों उसने अटैक किया? तो इसमें बहुत से स्कॉलर्स की राय बटी हुई है। इसमें से एक साइड कहती है कि उसका पर्पस था इस्लाम को एक्सपेंड करना, इसलिए उसने हिंदू टेम्पल्स को तोड़ना शुरू किया। लेकिन एक तबका, लिबरल तबका जिसे कहेंगे, वो ये भी कहता है कि उसका मेन कारण था खजाना इकट्ठा करना। देखिए बच्चों, एशियंट हिस्ट्री की बात करें, चाहे आज की हिस्ट्री की बात करें, आज के टाइम की बात करें, कि जो मंदिर हैं, टेम्पल्स हैं, इसमें बहुत ही ज्यादा खजाना छुपा रहता है। अभी भी 2-3 साल पहले कुछ आर्कियोलॉजिकल सर्वेज में ये पता लगा कि साउथ इंडिया के कुछ टेम्पल हैं, वहां पर बहुत ज्यादा खजाना है। तो जाहिर सी बात होगी कि उस टाइम के जो टेम्पल्स थे वो रिलीजन्स के साथ साथ पावर के भी गढ़ थे। ठीक है ना, वहीं से पावर
वहां से पूरा रूल किया जाता था। तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई तुर्किश सुल्तान इंडिया पर अटैक कर रहा है, इन्वेजन कर रहा है, तो उसको पैसे तो चाहिए, ठीक है, तो इसलिए उसने अटैक किया। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं कुछ गलत भी साबित होती है। कैसे कि जब उसने अटैक किया तो वहां का राजा था भीमदेव। भीमदेव को भी लग पड़ी हाथों पांव की भागो यहाँ से, क्योंकि सोमनाथ की टेरिटरी छोटी सी थी और जो महमूद गजनवी था उसके पास जुगाड़ ज्यादा था, तो भीमदेव टिक नहीं पाया उसके आगे और भाग गया। लेकिन जो सोमनाथ की आम पब्लिक थी, कॉमन पब्लिक, और उस टेम्पल के जो प्रिस्ट थे, पुजारी थे, उन्होंने सोच लिया कि जब तक जिंदा हैं तब तक लड़ेंगे। तो लड़े भी वो। अप्रोक्सीमेट 50,000 के करीब जो पीपल्स थे वो मारे गए, उनकी कैजुअलिटीज हुई। और इसके बाद उस महमूद गजनवी ने उस सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ भगवान की जो स्टैचू था उसे तोड़कर ले गया और क्या किया, उसको गजनी, मक्का और मदीना वहां की स्टेयर्स में लगवा दिया। बच्चों, स्टेयर्स में या सीढ़ियों में लगवाने का मतलब क्या है कि वो ये दिखाना चाहता है कि हम इंडिया के कल्चर से बेहतर हैं, हमारा रिलीजन इंडिया के रिलीजन से बेहतर है, हम अच्छे हैं। हालांकि कोई भी रिलीजन ऐसा नहीं कहता, ये उसकी पर्सनल थॉट थे, अपने विचार थे, अपनी उसके सन की बुद्धि थी, इसने उसको इस तरह से करने को मजबूर किया। लेकिन जो भी उसने किया उससे ये पता लगेगा कि उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ यहाँ के खजानों को लूटना नहीं था, बल्कि उसके अलावा भी उसका मकसद था अपने आप को अच्छा दिखाना, अपने रिलीजन को इंडिया के रिलीजन से बेहतर दिखाना, अपने गॉड को, अपने अल्लाह को इंडिया के अल्लाह से, इंडिया के भगवान से बेहतर दिखाना। बच्चों, अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, इस प्रकार के हम वाक्य सुनते हैं, स्टेटमेंट सुनते हैं, सो पता लगता है कि असल में हर गॉड, हर खुदा एक है। लेकिन कुछ लोगों को यह बात समझ नहीं आती। वैसा ही था महमूद गजनवी, जिसने इस तरह के काम किए। अब बच्चों, उसने बहुत से अटैक किए, लेकिन अगर अपने उसके लास्ट अटैक की बात करें तो वो था 1027 AD में। ये था सिंध के कुछ जाट थे, उनके साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। तो इस तरह से इनकी कुछ कहानी चल रही थी। इसके बाद अगर अपने इनके कुछ खास कॉजेस की बात करें कि इसने अटैक किया क्यों, उसको अपने लाइन वाइज लिखें। तो सबसे पहला था वेल्थ। इंडिया फर्टाइल लैंड, यहाँ पर अच्छी लैंड है, इतनी गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की बड़ी बड़ी रिवर्स, इनकी ट्रिब्यूटरीज, उसके कारण इतनी फर्टिलिटी यहाँ पर थी, इतना प्रोडक्शन था, उसके अलावा इतनी माइंस थी, इतना ट्रेजर था यहाँ पर। उसके कारण इंडिया की जो प्रोस्पेरिटी थी वो बहुत अच्छी थी, तो हर किसी को अट्रैक्ट करेगी। उसमें से गजनवी भी एक था, वो भी इंडिया में आया, उसको भी ये कुछ चाहिए था, इसलिए अटैक किया। दूसरी बात, दूसरी सबसे खास बात कि उस टाइम में कुछ ऐसी डायनेस्टीज थी जिसके साथ गजनवी का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था और वो इंडिया की तरफ आ रही थी, तो उसको खत्म करने के लिए भी ये जरूरी था। ठीक है। अब एक है स्कॉलर फरिश्ता। फरिश्ता ने इस गजनवी की हर हरकत के बारे में अपनी बुक में मेंशन किया है, जिसमें से गुजरात का जो सोमनाथ टेम्पल था उसमें 17 अटैक इन्वेजन थे, जिसमें से जो 16 अटैक था वो सबसे खतरनाक था, उसके बारे में भी उसने लिखा है। ठीक है। अब बच्चों, इसके बाद अपने बात करेंगे कुछ और टाइम के बाद की कि क्या कुछ हुआ उस टाइम में, कि गजनवी के बाद कुछ और भी आए। उन्होंने एक बार क्या था कि अटैक किया था देवल के कुछ टेरिटरी पर। तो उसमें क्या था कि फर्स्ट डे जो था अटैक किया जब, तो उनको कुछ भी नहीं मिला। जो इंडिया की आर्मी थी उन्होंने अच्छी तरह से मुगल्स को हरा दिया। ठीक है ना। एक फोर्ट के आसपास उन्होंने घेरा डाल रखा था। इसके बाद दूसरा दिन, ठीक है, सोमनाथ मंदिर की बात कर रहे हैं अपने, उसमें भी अटैक हुआ।
अटैक हुआ तो जो गजनवी था उसने लगभग अपनी हार मान ली थी और वो नीचे बैठकर इबादत करने लगा। इबादत जो कि एक मुस्लिम वर्शिप है, एक भगवान को प्रे करने का तरीका है, इबादत कहेंगे, वो करने लगा। इस सभी के बारे में फरिश्ता ने अच्छी तरह से लिखा हुआ है, ठीक है ना। इस तरह से कुछ बातें हैं। लेकिन जो थर्ड डे था, थर्ड डे में उसने अटैक कर दिया मंदिर पर और सबको मार दिया, ठीक है। 50,000 के करीब वहां पर कैजुअलिटीज हुई थी। अब अपने बात करेंगे बच्चों 1173 की। क्या हुआ था इस दिन? ग्यासुद्दीन के बाद बना शहाबुद्दीन गौरी राजा। अब ग्यासुद्दीन कौन था? ग्यासुद्दीन ने भी उस टेरिटरी को जीता था जो कि बेसिकली गौर का था, ठीक है ना। उसके बाद शहाबुद्दीन मोइनुद्दीन गौरी वहां का रूलर बना। ये कौन था? ये वही था जिसे अपने मोहम्मद गौरी के नाम से जानते हैं। तो मोहम्मद गौरी अब आ चुका है। अब वो गौर का था वैसे तो, लेकिन उन्होंने गजनी पर भी अब अपना अधिकार कर लिया था। तो बच्चों अब वो करेगा इंडिया में अटैक। इंडिया में अटैक क्यों करेगा इसको पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। वही सबसे पहले तो है वेल्थ, इसके कारण सभी मुसलमान, सभी माफ कीजिए मुसलमान तो एक बड़ी टेरिटरी है, बड़े बड़े एक समूह को कहते हैं। जो मुगल्स हैं वो एक रीजन के हैं, एक क्षेत्र के हैं। सबसे पहले तो है वेल्थ, ठीक है। उसके बाद है अपनी इंपॉर्टेंस के लिए, ठीक है ना, अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करने के लिए। थर्ड, ये एक खास है कि उस टाइम एक इस्माइलिया नाम की डायनेस्टी थी जो कि इस्लाम, वो भी इस्लाम थे, ठीक है ना, वो इंडिया में आ रही थी। तो उसको खत्म करने के लिए भी मोहम्मद गौरी अब इंडिया की तरफ आया था। और एक चौथा था कि मुल्तान की एक डायनेस्टी थी गजनी, उसको भी खत्म करने के लिए वहां पर आया था, ठीक है। और जो फोर्थ कोर्स था वो था इस्लाम। इस्लाम में ये लिखा था कि अगर आपने कॉन्फ्लिक्ट बंद करने हैं, अगर आपने सभी को अपनी आइडियोलॉजी के अंदर लेना है तो सभी को इस्लाम बनना होगा, ठीक है ना। उन्होंने ये कुछ किसी और तरीके से कहा था, लेकिन मोहम्मद गौरी उसकी सन की बुद्धि थी, उसने कुछ और समझ लिया तो आ गया इस्लाम को फैलाने के लिए। अब देखिए इस्लाम अपने अपने रिलीजन को हर किसी ने फैलाया है। अगर अपने मौर्य पीरियड की बात करें तो अशोक ने भी बुद्धिज्म को कितने बेहतर तरीके से फैलाया है। आज अगर जापान की बात करें, चाइना की बात करें, तो वहां पर सबसे जो मेन रिलीजन है वो है बौद्ध। और देखिए कितनी डेवलप्ड कंट्री है वो, क्योंकि अशोक ने बहुत ही पीसफुली इनको फैलाया। लेकिन महमूद गजनवी हो चाहे मोहम्मद गौरी हो, इनका मकसद इस्लाम नहीं था, इनका मकसद था अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करना, बहाना था इस्लाम, ठीक है ना। तो ये आ गया था। अब देखो इसकी मुलाकात किससे होगी उसकी हम बात करेंगे। तो बच्चों स्टार प्लस जो बच्चे देखते हैं उनको पता होगा, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान कौन था? ये पृथ्वीराज चौहान अजमेर में एक सोमेश्वर थे, सोमेश्वर राजा, उनकी वाइफ कर्पूरी देवी, उनका एक छोटा सा बच्चा था पृथ्वीराज चौहान। 1166 एडी में इसका बर्थ हुआ, लेकिन इसके पिताजी, इसके डैड 1177 में चल बसे, ठीक है ना। 1166 में ये हुआ इसका बॉर्न, और 1177 में वो सोमेश्वर नाम था इनका डैड का, और मॉम थी इनकी कर्पूरी देवी। तो 1177 में वो चल बसे। लेकिन पृथ्वीराज चौहान काफी ब्रेव था, तो उसको 11 इयर्स की एज में वहां के थ्रोन पर बिठाया गया। लोग भी यही चाहते थे वहां के, ठीक है। लेकिन एक छोटा सा बच्चा 11 साल का है, वो इतनी बड़े टेरिटरी को कैसे संभालेगा? तो उसकी मॉम आई और उसकी मदद, लेकिन 1 साल के अंदर अंदर ही उसने
पूरे की पूरी पावर को अपने हाथ में ले लिया और बहुत ही अच्छे तरीके से उसने पूरा काम शुरू कर दिया। और उस टाइम में अगर उसके प्राइम मिनिस्टर थे, जो उसके सबसे चीफ एडवाइजर थे, वो थे कदम्बास, प्राइम मिनिस्टर कदम्बास। और अगर उनके कमांडर की बात करें, उनकी आर्मी के चीफ कमांडर थी कभी, तो वो थे भुवनमल। ओके बच्चों, इस तरह से ये थे। और उसके राजा बनते ही कुछ जगह पर रिवोल्ट शुरू हो गया। ये रिवोल्ट किसने किया? ये रिवोल्ट किया था उसके अंकल ने, उसके फादर के ब्रदर ने। क्यों किया था? वो भी राजा बनना चाहता था। जब सोमेश्वर चौहान की कैजुअलिटी हो गई, वो मर गए, कहां पर? एक लड़ाई में। तो उसका चाचा अपरंग नाय, उसका नाम था, पृथ्वीराज चौहान का चाचा अपरंग राय, उसने कह दिया मुझे बनना है। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने उसको आसानी से हरा दिया। लेकिन बात यहां पर खत्म नहीं हुई। इसके बाद अपरंग राय का छोटा भाई, क्या नाम था? नागार्जुन। नागार्जुन ने भी रिवोल्ट कर दिया। कहां पर किया? गुड़गांव, आज के हरियाणा में है, दिल्ली एनसीआर में आता है। गुड़गांव में उसने रिवोल्ट शुरू कर दिया। लेकिन ये रिवोल्ट कुछ ज्यादा देर तक नहीं चका। पृथ्वीराज चौहान ने आसानी से उसको खत्म कर दिया। और इसके बाद आया 1182। 1182 में हिसार, गुड़गांव, इस एरिया में कुछ बंडानक थे। बंडानक बेसिकली एक ट्राइब थी। तो बंडानकों ने क्या किया बच्चों? जो बंडानक से, उन्होंने ना ऐसे नॉन वायलेंस शुरू कर दी थी, ऐसी तैसी कर रखी थी, ठीक है ना, लोगों को चैन से जीने नहीं दे रहे थे। तो पृथ्वीराज चौहान, जो कि अपने आम लोगों के लिए, अपने कॉमन पब्लिक के लिए मर मिटने को तैयार, उसने कहा भी ऐसे कैसे, अभी रुक जाओ। वो गया, उन सभी को ठिकाने लगा दिया। और ये सभी बातें जो लिखी गई हैं, ये लिखी गई हैं जिनपत सूरी नाम के एक टेक्स्ट में। ओके बच्चों, अब ये थे शुरू के उनके जो रिवोल्ट थे। इसके बाद इतना कुछ हो गया तो उसको लगा कि हाँ भी अब तो ठीक है, थोड़ा सा बड़ा भी हो गया था, उम्र भी उसकी अब लगभग 16 इयर्स के करीब हो गई थी, जवान खून था, कौलने लगा। इसके बाद क्या हुआ? माहोब एक जगह थी, उसके चंदेल डायनेस्टी थी, माहोब के चंदेल। उसने क्या किया कि अपने टेरिटरी को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। इसका मतलब क्या था कि अगर उसकी टेरिटरी बड़ी होगी, एक रूल होगा, तो वहां पर कॉन्फ्लिक्ट होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। तो ये हुआ भी। तो महोबा के जो चंदेल थे उनको खत्म करना शुरू किया इन्होंने। और जो वहां के रूरल थे परमर्दी देव, उनके दो कमांडर थे, आल्हा और उदम। परमर्दी देव, उसके कमांडर थे आल्हा और उदम। ओके बच्चों, आल्हा और उदम को खत्म कर दिया गया, मार दिया गया। इसके बाद उस जो चंदेल डायनेस्टी थी, वहां पर एक पंजू नराय नाम का एक एडमिनिस्ट्रेशन पृथ्वीराज चौहान ने लगा दिया। मतलब कि अब चंदोला पर भी, चंदेल डायनेस्टी पर भी पृथ्वीराज चौहान का रूल हो चुका था। पंजू नराय नाम का एक एडमिनिस्ट्रेटर वहां पर लगा दिया गया। ओके बच्चों, इस तरह से पृथ्वीराज चौहान का डंका हर जगह बोल रहा था। अब बारी आई चालुक्य की। चालुक्य थे बेसिकली गुजरात के, उसके पड़ोसी ही थे, नेबरहुड में थे, लेकिन बनती नहीं थी। अब क्यों नहीं बनती थी? इसका एक सबसे खास कारण था आबू। आबू में क्या था? आबू आज का माउंट आबू का रीजन, वहां पर आबू की एक बेटी थी, उनकी एक डॉटर थी, उसका नाम था इच्छिनी। ठीक है,
आबू की थी वो इच्छिनी। अब पृथ्वीराज चौहान कह रहा था इससे शादी करूंगा मैं, लेकिन जो गुजरात के चालुक्य थे उसका नाम था भीमदेव, ये कहता भी मैं करूंगा। देखिए बच्चों, ये शादी वाला तो बहाना था, ये एक दूसरे पर शुरू से खार खा रहे थे, क्योंकि भीमदेव ने ही पृथ्वीराज चौहान के पापा को मारा था। तो भी पृथ्वीराज चौहान कैसे बर्दाश्त करे, छोटी छोटी बातों पर उनकी ना लगी रहती थी, कभी ये बात कभी वो बात, बहाना ढूंढ रहे थे। तो एक आए भाई साहब परमार डायनेस्टी के जयदेव, पर उन्होंने बैठ कर बीच में दोनों का करवाई भी, भाई साहब शांत रहिए, क्या दिक्कत है, मिलजुल कर रहिए। तो परमार के जयदेव थे, परमार डायनेस्टी के जयदेव, उन्होंने कहा कि भाई साहब शांत रहिए, क्या दिक्कत है। लेकिन ये जो शांति थी ये थोड़े टाइम की थी। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने गुजरात पर अटैक किया, भीमदेव मारा गया, खत्म हो गई बात। लेकिन उसका मकसद उस राज्य को, उस स्टेट को ऑक्यूपाई करना बिल्कुल नहीं था। पृथ्वीराज चौहान ने भीमसेन के बेटे को, उसके सन को ही वहां का असली किंग बना दिया, न कि खुद बन गया, ठीक है ना, यानी कि उसकी अच्छी बात थी। अब इसका नाम तो जयदेव नहीं जगदेव था, जगदेव, ठीक है। अब बच्चों इसके बाद क्या था कि ये प्रतिहार थे बच्चों, ये बात यहां पर नहीं रुकी। एक था कन्नौज, कन्नौज जिसका जो रूलर था वो था जयचंद, जो कि था गहड़वाल डायनेस्टी से। देखिए बच्चों, पृथ्वीराज चौहान और जयचंद ये दोनों मैट्रिलिक कजन थे, यानी कि मौसेरे भाई थे, ठीक है। इनकी जो दोनों की मॉम थी वो बहनें थी, ठीक है ना। तो जयचंद, कन्नौज, कन्नौज का था जयचंद, और इसकी जो डायनेस्टी थी उसका नाम था गहड़वाल, यानी कि जिस वंश से था ये। अब बच्चों पृथ्वीराज चौहान और जयचंद दोनों में कन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। अब ये कन्फ्लिक्ट क्यों हुआ, इसके कुछ कॉजेस थे, जैसे कि सबसे पहला था दिल्ली। अब दिल्ली जो था वहां पर जो रूरल था वो था अनंगपाल। ये कौन था अनंगपाल? अनंगपाल पृथ्वीराज चौहान और उसके कजन जयचंद का नाना था। दिल्ली थी उसके पास, लेकिन उसके कोई बेटा नहीं था। तो यहां तो बनेगा पृथ्वीराज चौहान वहां का रूरल, यहां बनेगा जयचंद। दोनों ही बनना चाहते थे, लेकिन उसके नाना अनंगपाल ने चुना पृथ्वीराज चौहान को, क्योंकि वो ज्यादा लायक लगा। इसके कारण जयचंद उससे थोड़ा सा जेलस था, और उसको लग रहा था कि भाई धक्के से हुआ काम, ये होने वाला था नहीं। और दूसरी बात जो सबसे खास बात थी, जयचंद की बेटी, जयचंद की बेटी का नाम था संयोगिता। अब संयोगिता का क्या सीन है? संयोगिता से वो शादी करना चाहता था पृथ्वीराज चौहान, संयोगिता भी पृथ्वीराज चौहान से करना चाहती थी, दोनों एक दूसरे से करना चाहते थे, लेकिन दिक्कत कर रहा था भाई साहब जयचंद। अब पिताजी की बात मानने को राजी कम थी, लेकिन फिर भी उसके पिताजी ने क्या किया कि एक स्वयंवर शुरू किया। अब स्वयंवर क्या होता है? इसमें ये सभी जो वहां के किंग्स होते हैं इंडिया के, या बड़े बड़े दूर दूर के आए, उनको इनवाइट किया कि आओ देखते हैं कौन ज्यादा लायक है मेरी बेटी की, ठीक है। और ये एक होता है राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ को करने के बाद ये सब कुछ किया जाता है। तो आया पृथ्वीराज चौहान को इनवाइट नहीं किया गया, क्योंकि उससे खार खा रहा था जयचंद। किया क्या, उसके स्टैचू को बाहर बाहर रखवा दिया गया, ठीक है ना, ऐसे हाथ जोड़कर वेलकम करते हुए, ताकि उसको बेइज्जती की जा सके, उसका अपमान, उसकी इंसल्ट की जा सके। लेकिन संयोगिता
वो उससे उठती हुई निकली। उसने क्या किया कि जो वरमाला थी वो बाहर आकर पृथ्वीराज चौहान के जो स्टैचू था उसी के गले में डाल दी। उधर से फिल्मी स्टाइल में हो गई पृथ्वीराज चौहान की एंट्री, उसको उठाया और ले गया। जयचंद ने काफी कोशिश की कि बच जाए, इज्जत रह जाए, लेकिन नहीं रही उसकी, चला गया। लेकिन बच्चों कुछ स्कॉलर्स हैं, कुछ हिस्टोरियन हैं, वो उस बात को बकवास बताते हैं, जिसमें गोपीनाथ शर्मा जैसे भी हैं शामिल। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ चंद्रबरदाई जो था, जो पृथ्वीराज चौहान का दोस्त भी था और एक स्कॉलर, एक हिस्टोरियन भी था, ठीक है, उसने अपनी तरफ से बनाकर लेके आया अपनी बुक पृथ्वीराज रासो में। क्यों लिखा है उसने कुछ बताया नहीं, लेकिन जो दशरथ शर्मा है वो कहते हैं कि बात सच्ची है, क्योंकि द हिस्ट्री ऑफ अर्लियर चौहान डायनेस्टी, हिस्ट्री ऑफ अर्लियर चौहान डायनेस्टी, उसमें भी लिखा है कि ये बात ठीक है। तो हम किसी भी रिजल्ट पर नहीं पहुंच सकते, खैर मान लेते हैं जो भी हुआ था। लेकिन इसके बाद क्या था कि एक बंदे की और एंट्री हुई। इस बंदे का नाम था मोहम्मद गोरी, बिल्कुल वही मोहम्मद गोरी जो कि अपने चाचा को मारकर वहां का बना था। उसने आकर क्या कुछ नए कांड किए, इसके बारे में अपनी बात करेंगे। तो बच्चों दो बुक्स हैं, एक तो है हमीर महाकाव्य और दूसरी बुक है पृथ्वीराज रासो। हमीर महाकाव्य नहीं है बच्चों, सॉरी। तो एक है पृथ्वीराज रासो जो कि उसी के दोस्त ने लिखी है, चंद्रबरदाई ने, पृथ्वीराज रासो, ठीक है बच्चों। एक है पृथ्वीराज रासो और जो दूसरी सबसे खास बुक है वो है हमीर महाकाव्य, बिल्कुल वही है, हमीर महाकाव्य। अब पृथ्वीराज रासो में तो लिखा है कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी में 21 टाइम्स कॉन्फ्लिक्ट हुआ या लड़ाई हुई, लेकिन हमीर महाकाव्य में लिखा गया है कि ये 7 टाइम्स हुई। और कौन सच्चा है कौन झूठा है चलो छोड़ो। तो 1191, देखिए पहले बहुत बार इनका कॉन्फ्लिक्ट हो चुका था, लेकिन 1191 तराइन के जो मैदान थे वहां पर ये पूरी की पूरी फौज आ चुकी थी, लड़ाई होनी अब बिल्कुल तय थी। 1191 तराइन फर्स्ट वॉर, ये काफी एक खास क्वेश्चन बन रहा है आपका। 1191 तराइन की फर्स्ट वॉर, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान दोनों की लड़ाई हुई, कोई तकड़ी लड़ाई हुई। राजपूत सेना, राजपूत आर्मी यानी कि पृथ्वीराज चौहान के लोग वो लगभग जीत गए और उनके एक दिल्ली के फेडरल थे, उनका नाम था गोविंदराज। गोविंदराज ने पृथ्वीराज चौहान के दुश्मन, उनके एनिमी मोहम्मद गौरी को इंजर्ड कर दिया। गोविंदराज ने मोहम्मद गौरी को कर दिया इंजर्ड। अब इससे मोहम्मद गौरी डिफीट हो गया और भाग गया। लेकिन पृथ्वीराज चौहान की सबसे बड़ी गलती वो ये कि उसने मोहम्मद गौरी को पीछे से पकड़ा नहीं जाकर, और इस गलती की सजा चुकानी पड़ी उसे 1 साल बाद, यानी कि 1192 में तराइन की सेकेंड वार में। बच्चों ये युद्ध, ये लड़ाई इंडिया के लिए बहुत ही गलत साबित हुई। कैसे? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में फिर से लड़ाई हुई, लेकिन मोहम्मद गौरी थोड़ा सा डेढ़ सियाना था, उसने बहुत ही चतुराई से पृथ्वीराज चौहान के साथ ट्रीटी साइन करने के लिए एक लेटर भेजा कि हम क्यों लड़ें, एक साथ रहेंगे। पृथ्वीराज चौहान ने कहा भी चलो ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात, और बिल्कुल निश्चिंत होकर, बेफिक्र होकर बैठ गया। रात को कोई 8 AM होगा या 2 PM होगा, इस टाइम में
चुपके से मोहम्मद गोरी की आर्मी ने पृथ्वीराज चौहान पर अटैक कर दिया। उस टाइम में कुछ लोग सोए हुए थे पृथ्वीराज चौहान के, कुछ अपने डेली रूटीन में फ्रेश हो रहे थे, नहा रहे थे, बिजी थे। इस एकदम से हुए अटैक को पृथ्वीराज चौहान संभाल नहीं पाया। हालांकि उन्होंने कोशिश की लेकिन अंत में हार गया। तो कुछ जगह ऐसी बात लिखी हुई है कि उसको ले जाया गया, उसकी आंखों से उसको ब्लाइंड कर दिया गया, सरिया डाल दिया गया, ठीक है। लेकिन जब उसको लेकर जाया गया गजनी में, तो क्या हुआ कि पृथ्वीराज चौहान के पास एक स्पेशल टैलेंट था, शब्द भेदी वान विद्या, यानी कि शब्द यानी वर्ड, भेदी भेदना, उसको खत्म करना। तो ऐसी एक खास तरह की टेक्निक जिसमें कि बिना देखे हुए तीर से निशाना लगाकर किसी को मार देते हैं उसकी आवाज सुनकर। तो पृथ्वीराज चौहान ने भी ऐसा किया। उसने कहा कि राजा को, सुल्तान को, मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा। क्या दिखाऊंगा? कि बिना देखे हुए सिर्फ आवाज सुन के खत्म करूंगा, ठीक है। और उसने तीर चला दिया राजा के मुंह पर, राजा की आवाज सुनकर, और मोहम्मद गोरी वहीं पर मर गया। इसके बाद उसके दोस्त चंद्रबरदाई और मोहम्मद पृथ्वीराज चौहान ने एक दूसरे को मार दिया ताकि उनको कोई और न मार सके। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि एक है हसन निजामी नाम के हसन निजामी, वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ऐसा कुछ नहीं। तो क्या उन्होंने अपनी बात बताई है। उन्होंने कहा है कि पृथ्वीराज चौहान को हराकर उसकी पावर को कम कर दिया गया मोहम्मद गोरी के द्वारा, और इसका कुछ सबूत है कि उनको एक कॉइन मिला है। कॉइन में एक तरफ तो लिखा गया है पृथ्वीराज, ओके, और कॉइन की दूसरी तरफ लिखा गया मोहम्मद बिन सान। तो अगर किसी एक कॉइन पर इन दोनों दुश्मनों का फोटो बनी हुई है तो इसका जाहिर सा मतलब है कि दोनों एक साथ रूल कर रहे थे, ठीक है ना। अब हम कॉजेस की बात करेंगे कि जिसके कारण पृथ्वीराज चौहान हार गया। क्यों हारा ये? देखिए, सबसे पहली बात तो ये थी कि इस पर इतनी बार मोहम्मद गोरी ने अटैक किया, कभी उस पर पलटकर अटैक नहीं किया, ठीक है। ये उसकी बात थी गलत, उसको तैयारी करने का टाइम मिल गया, इसको मिला नहीं। दूसरा, वो तैयारी कर रहा है लड़ाई की, ये बेटा आराम से दारू पी रहा है, मजे ले रहा है वो। तीसरी बात, इसने जगह जगह पर वैर मोल ले रखा था, जैसे इसने अपने आसपास के लोगों से दोस्ती करने के बजाय उससे लड़ाई कर ली। तो जब मोहम्मद गोरी ने अटैक किया तो उसको बचाने के लिए कोई नहीं आया। तो था जयचंद। जयचंद ने, कुछ लोग कहते हैं कि मोहम्मद गोरी को इनवाइट किया लड़ाई करने के लिए। अगर देखिए जयचंद भी उसके साथ होता तो उसको कोई नहीं हरा सकता था। यानी कि एक तो उसने जगह जगह पर वैर मोल ले रखा था, ठीक है, मजे की जिंदगी ले रहा था, उसने अपने वॉर के लिए तैयारी नहीं की। ये सबसे खास बात थी। अब हम करेंगे पृथ्वीराज चौहान का इवेल्युएशन। कैसा बंदा था वो, उसको नंबर देंगे अपने 5 में से, ठीक है। देखिए, एक तो उसने अपने आप को कहा था दल पुंगल। दल पुंगल का मतलब है जो हमेशा वॉर्स को जीतता हो, ठीक है। इसके अलावा वो लिटरेचर से भी प्यार करता था, ज्यादा राजा करते थे। और उसके दरबार में ऐसे बहुत लोग थे जैसे कि विद्याधर गौड़, वागीश्वर, जनार्दन, ज्ञानक, विश्वरूप, आशाधर, और इसके बाद उसका दोस्त जिसने पृथ्वीराज रासो लिखी, कौन? चंद्रबरदाई। ये सभी उसके दरबार में थे। तो इस तरह से पृथ्वीराज चौहान का रूल खत्म हुआ। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान के बाद कोई भी ऐसा तगड़ा राजा नहीं हुआ जिसने कि मुगल्स को इतनी जोर का झटका दिया हो। अब इसके बाद बात करेंगे रणथंभौर के चौहान डायनेस्टी। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो रणथंभौर की चौहान डायनेस्टी है ना, ये पृथ्वीराज चौहान के ही आगे से आगे निकली है, लेकिन हम किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। खैर,
बात करेंगे अमीर देव चौहान की। रणथंभोर पृथ्वीराज चौहान। यार अमीर देव लिखना था, क्या लिख दिया। तो देखिए बच्चों, ये भी थोड़ा सा बहादुर था। ये बना था 1282 में किंग। इसके जो डैड थे उसका नाम था जत्र सिंह। वैसे तो बच्चों जत्र सिंह के थे 3 बच्चे, सबसे छोटा छोटा था ये। बनना तो चाहिए बड़े को राजा, लेकिन बड़े ना इतने लायक नहीं थे, ये थोड़ा सा ज्यादा होशियार था। तो उसके पापा जत्र सिंह ने अपने जिंदा रहते रहते ही इसको किंग बना दिया। अब किंग बना दिया तो इसने कहा भी अब तो अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसने पंगा लिया वहां के आसपास के छोटे छोटे से राजाओं से। उसके बाद ये गया मेवाड़। मेवाड़ क्या है बच्चों? अब मेवाड़ के बच्चों को तो पता है मेवाड़ क्या है, लेकिन बता दूं कि राजस्थान का उदयपुर रीजन, उसके आसपास के राजसमंद, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, इनके कुछ कुछ एरिया इनको मेवाड़ कहते थे। मेवाड़ में ज्यादातर गुहिल डायनेस्टी का राज रहा है, जिसमें महाराणा प्रताप, कुंभा, सांगा, इन जैसे लोग हुए हैं। अब देखिए मेवाड़ में उसने अटैक किया। मेवाड़ में थे तब समर सिंह। समर सिंह को हरा दिया, डिफीट कर दिया। अब देखिए इतने बड़े राजा को डिफीट करने के बाद नाम तो बोलेगा, नाम इनका भी बोला, सारी अटेंशन अब इनकी तरफ आ गई। इसके बाद भाई बच्चों आया जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी था दिल्ली का सुल्तान। अब दिल्ली में हर एक पे आके बैठ जाता है जलालुद्दीन खिलजी। अब जलालुद्दीन खिलजी ने देखा भाई ये बंदा रणथंभौर में बैठा है, हवा कर रहा है, इसको थोड़ा सेट करना पड़ेगा। तो उसने 1290 में अटैक किया। किस पर? रणथंभौर पर। रणथंभौर की जो उसकी स्थिति थी वो काफी अच्छी थी रणथंभौर की। जलालुद्दीन खिलजी उसने 1290 में भी किया और उसके बाद 1292 में भी किया। कहां से शुरू किया? ये झाई से। झाई है जो ये रणथंभौर के पास ये एक फोर्ट है। झाइन को की ऑफ रणथंभौर कहते हैं, यानी कि अगर रणथंभौर ताला है तो झाई उसकी चाबी है, उसको खोलने के लिए चाबी चाहिए। यानी कि जो झाई की लोकेशन थी वो इस तरह की थी कि रणथंभौर को कॉन्कर करने के लिए झाई की जरूरत है। लेकिन 2 बार मत्था पच्ची करने के बाद भी कुछ नहीं बना, तो हाथ धोकर बैठ गया। इसके बारे में लिख रहा है अमीर खुसरो ने अपनी बुक मिफ्ता उल मुतुह, मिफ्ता उल मुतुह में, अमीर खुसरो ने। अब क्या आपका सच झूठ कैसे लिखा है आपने? उसने लिखा है उसके बाद बच्चों उसका भतीजा, उसका नेफ्यू आया अलाउद्दीन खिलजी। ये आया नहीं, धक्के से आया ये। कैसे? इसने अपने चाचा को मार दिया, काम तमाम। 1296 में ये बन गया सुल्तान। अब भाई अब आ जाओ, ठीक है। ये आ गया लड़ाई करने के लिए। लड़ाई किसने क्यों की? सबसे पहला कि जो रणथंभौर है उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन इतनी बढ़िया है कि कहीं पर भी जाना हो रणथंभौर तो बीच में आएगा, तो उसको ऊपर हमला करना है। दूसरी बात, वो दिल्ली के पास है। अब जो दिल्ली के पास है तो खतरा है भैया, इतना तगड़ा बंदा पास बैठा हो, रेल बना देगा वो, तो इस पर अटैक करना अब जरूरी हो गया। तीसरी बात, उसके अंकल जलालुद्दीन साहब, उसने 2 बार जोर लगा लिया था कि हमला करें उस पर, उसको जीतें, लेकिन बात नहीं बनी थी, बेइज्जती हुई पड़ी थी, उसको भी ठीक करना था। और चौथा था अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करने का मन कर रहा था उस बंदे का। तो अब भी
बहाने के बिना तो हमला नहीं होता, बहाना लेना था कोई भी, हम आप पर हमला क्यों कर रहे हैं। तो हमीर महाकाव्य एक टेक्स्ट है जिससे हमें रणथंभौर के चौहान थे उसके बारे में काफी कुछ जानने को मदद मिलती है। तो हमीर महाकाव्य में एक बात लिखी गई है, हमीर महाकाव्य लिख लो आप। उसमें एक बात लिखी गई है कि जो हमीर देव था उसने दो बंदे थे, एक तो मीर मोहम्मद शाह और एक था उसका भाई कहबरू। एक भाई उसका कहबरू। ये आए हमीर देव के पास, उसके पास रहने लगे। कहां से आए थे? ये आए थे अलाउद्दीन खिलजी से बचकर, उससे गद्दारी करके। तो वो आगे उसको शरण दी। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि वापस कर दो भाई साहब, चाहिए हमें ये। हमीर महादेव जो अमीर थे चौहान, वो कहते कौन ही भेजा, राजपूत हैं ऐसे कैसे भेज दें। तो उसके कारण इनका कॉन्फ्लिक्ट हो गया। दूसरी बात क्या थी कि जो अलाउद्दीन खिलजी थे उन्होंने गुजरात में एक मिशन भेजा था और उस मिशन को लीड कर रहे थे उनके दो सबसे शानदार कमांडर, उल्लुग खां और नुसरत खां। कौन से? उल्लुग खां और नुसरत खां। उसको कर रहे थे लीड ये, और रस्ते में आटे में ना पैसे बांटने के लिए लड़ पड़े भी। कुछ मंगोल्स थे जो कन्वर्ट हुए थे मुस्लिम में, वो लड़ पड़े, थोड़ा सा ऐसी तैसी होगी और उसका फायदा उठाया हमीर देव ने। तो विखार तो खा रहा था। अब बच्चों बात करेंगे इनकी लड़ाई की। हमीर हट, हमीर हट में इसको लिखा हुआ है जगाना, इसको जगाना कहा गया है हमीर देव को। काफी जिद्दी बंदा था ये। इससे पहले 1299 में अलाउद्दीन खिलजी की आर्मी ने नुसरत खां, उल्लुग खां इनके साथ साथ अटैक किया। किस पर? रणथंभौर पर अटैक किया। बात बनी नहीं। उल्लुग खां, अलप खां, नुसरत खां ये सभी कमांडर्स गए, लेकिन बात नहीं बनी। झाई जो फोर्ट था इस पर इन्होंने अधिकार कर लिया और इसका नाम बदल दिया नौ शहर। अरे नाम बदलने वाली परंपरा पुरानी है। झाई का नाम रख दिया इन्होंने नौ शहर। ओके बच्चों, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। लड़ाई हुई 1299 में और धर्म सिंह और भीम सिंह ये उस लड़ाई में गए। कौन कौन? धर्म सिंह और भीम सिंह। इस लड़ाई में बच्चों भीम सिंह मर गया, धर्म सिंह जिंदा रह गया। इस बात से थोड़ा गुस्सा आया हमीर देव को। धर्म सिंह की आंखों में सरिया डलवा दिया, आंखें खराब कर दी उसकी, और उसकी जगह बना दिया भोजराज को, वहां का कमांडर, वहां का एडमिनिस्ट्रेटर भोजराज। लेकिन जो भोजराज था वो लस्सी बंदा था, उससे संभला नहीं काम, टैक्स ज्यादा कर दिया उसने, ऐसी तैसी करके रख दी। फिर दोबारा से धर्म सिंह को वहां का एडमिनिस्ट्रेशन बनाया गया, ट्रेटर बनाया गया। लेकिन भोजराज हो गए गुस्से, अभी ये कि मारो पावर ले ली। तो वो चला गया अलाउद्दीन खिलजी के पास, उसको उसकी बारीकियां बता दी ऐसे करना है। अलाउद्दीन खिलजी ने फिर अटैक किया कहां पर? रणथंभौर पर। रणथंभौर पर अटैक किया। वहां पर जो हमीर देव था उसने काफी उसका विरोध किया। टिकुलिया, भैरव यंत्र, मरकट यंत्र, कैसे अजीब से नाम है ना। ये थोड़े से अटैक करने वाले कुछ इक्विपमेंट्स थे जिससे हमीर देव ने मुगल्स पर अटैक किया। लेकिन बात ज्यादा टाइम तक नहीं बनी, कुछ टेढ़ा काम हो गया। क्या? वो जो भोजराज था ना उसने उंगली लगा दी जाकर अलाउद्दीन खिलजी को। उसने क्या किया कि जो गाय का ब्लड था, खून था, उसको मिला दिया पानी में, और उसके अलावा भी कुछ ऐसे दुष्ट काम कर दिए कि जिससे जो भी खाना था खाने वाला वो अपवित्र हो गया। इस व्यू से, सिर्फ रिलीजियस व्यू से। वैसे तो खाने में क्या जाएगा, कोई वायरस नहीं आ गया उसमें, लेकिन जब खून मिल गया पानी में तो हिंदू कैसे पिए गाय का खाना। तो इसके कारण खाने पीने की कमी आ गई। उन्होंने गेट खोलकर बाहर जो मुगल आर्मी खड़ी थी उस पर अटैक कर दिया। लेकिन ये थे कम, मुगल आर्मी बड़ी थी तो मुगल आर्मी जीत गई, ये सभी मर गए।
इसके बाद जो किले में फोर्ट में रानी थी रंगदेव, अमीर देव की रानी थी रंगदेव, उसने कर लिया पद्मा तालाब में जौहर। पद्मा सरोवर था, पद्मा पूल था, उसमें जौहर कर लिया, यानी कि खुद मर गई। खुद नहीं मरी, सिर्फ ऐसा भी माना जाता है कि जो वो दो कमांडर थे कहबरू और मीरदेव, उनकी जो वाइफ थी उन्होंने भी जौहर किया। अब जौहर हो गया, बाहर लड़ते लड़ते केसरिया हो गया, तो जौहर प्लस केसरिया, जौहर किया लेडीज ने प्लस केसरिया किया आदमियों ने, लड़के। ठीक है, तो ये बन गया एक साका। तो रणथंभौर का साका हुआ 11 जुलाई 1301 को। ठीक है, इस तरह से ये पूरी लड़ाई खत्म हो गई। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, अच्छी तरह से पढ़िए इसको। थैंक यू।